क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, करोड़ों फैंस के लिए एक इमोशन है। और अगर बात इंडिया की हो तो हमारे लिए एक रिलीजन। लेकिन 2000s के एंड में इसी रिलीजन से करोड़ों इंडियन फैंस का ट्रस्ट टूट गया था। Ajay Jadeja accused of match fixing. मैं समझता हूँ कि बहुत घटिया और थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। इंडियन क्रिकेट टीम का एक ऐसा कैप्टन जिसने इंडिया को 3 वर्ल्ड कप्स में लीड किया था, एक ऐसा बैट्समैन जिसकी बैटिंग स्टाइल के करोड़ों इंडियन फैंस थे। लेकिन सडनली एक मॉर्निंग बीसीसीआई ने उस पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया। एक ऐसा स्कैंडल जिसमें प्लेयर्स, बुकीज, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील जैसा अंडरवर्ल्ड लिंक्स और इवन फॉरेन कैप्टन ये सब इन्वॉल्व थे। चाहे वो ईयर 1994 में एक होटल रूम के अंदर दिया हुआ मैच फिक्सिंग ऑफर हो, या ईयर 1997 में मनोज प्रभाकर का वो इंटरव्यू जिसने इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल को एक्सपोज कर दिया, या फिर ईयर 2000 में वो एक कन्फेशन जिसने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्कैंडल एक एक्सीडेंट था, तो कुछ लोगों का कहना है कि क्रिकेट कभी इतना क्लीन था ही नहीं। लेकिन आखिर कैसे एक एक्सटॉर्शन फोन कॉल ने इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल को एक्सपोज कर दिया? कैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा और हेनरी क्रॉन्से जैसे सुपरस्टार प्लेयर्स ये सब इस स्कैंडल के मेन कैरेक्टर बने, और कैसे इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने इंडियन क्रिकेट को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। तो चलिए इस पूरे मैच फिक्सिंग स्कैंडल को समझते हैं और शुरू करते हैं लेजेंड्स ऑफ 90 सीरीज का सेकंड एपिसोड। देखिए 1983 में इंडिया ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था। तब से इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन बन चुका था, और उस विक्ट्री के लगभग 11 साल तक मींस 1994 तक एक कॉमन क्रिकेट फैन को ये अंदाजा नहीं था कि क्रिकेट के अंदर मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग जैसी चीजें भी हो सकती है। और फिर आया ईयर 1994। ये वो साल था जब वर्ल्ड क्रिकेट ने पहली बार मैच फिक्सिंग का नाम सुना था। देखिए होता क्या है कि ईयर 1994 में ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान के टूर पे थी, लेकिन इस सीरीज के खत्म होने के बाद 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स मार्क वो, शेन वॉर्न और टिम में, इन तीनों ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्लेयर सलीम मलिक उनके होटल रूम में आया और मैच हारने को बोला, क्योंकि अगर पाकिस्तान घर में ये सीरीज हार जाता तो उनके घर जला दिए जाते। और फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एक ऑफर रखा जिसका अमाउंट था $276,000 जस्ट इमेजिन ईयर 94 के अंदर किसी क्रिकेटर को इतना बड़ा ऑफर मिलना। इससे पहले दुनिया में किसी भी क्रिकेट फैन ने ये नहीं सोचा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के अंदर मैच फिक्सिंग हो सकती है। और जब ये बात बाहर आई, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने तुरंत अपने कोच, कैप्टन एंड मैच रेफरी को ये इन्फॉर्म कर दिया। $200,000 cash if you just bowl wide of off stump. Don't try and get us out. We'll let the ball go. Match will be a draw. What the f? और फिर क्या होना था, वर्ल्ड मीडिया में ये न्यूज एक्सप्लोड हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान में सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि क्रिकेट फैंस प्लेयर्स के पुतले जलाने लग गए और उनके घर पे अटैक करने लग गए। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट पे प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उन्होंने एक इंक्वायरी स्टार्ट की और जस्टिस फखरुद्दीन और जस्टिस कयूम कमेटी बनाई। और जैसे जैसे ये इंक्वायरी आगे चली, इसमें 2 नाम निकल के सामने आए, सलीम मलिक एंड वसीम अकरम। जिसके बाद सलीम मलिक पे लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया और वो बने क्रिकेट हिस्ट्री के पहले ऐसे प्लेयर जिसे फिक्सिंग के लिए लाइफ टाइम बैन मिला। और दूसरा बड़ा नाम था उस टाइम के कैप्टन वसीम अकरम का। रिपोर्ट्स में लिखा कि वसीम अकरम के अगेंस्ट मैच फिक्सिंग के इनसफिशिएंट प्रूफ थे, जिसके बाद उनको सिर्फ 12,000 का फाइन और वार्निंग देके छोड़ दिया। अगर आपको वसीम अकरम की लेजेंडरी जर्नी का पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना है तो क्लिक ऑन आई बटन। और ये था क्रिकेट हिस्ट्री का फर्स्ट मैच फिक्सिंग स्कैंडल। लेकिन ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल का चैप्टर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ईयर 1997 में ये स्कैंडल फिर एक बार फटा, और इस बार टारगेट था इंडिया। Ajay Jadeja accused of match fixing. मैं समझता हूँ कि बहुत घटिया और थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। 97 में मनोज प्रभाकर के एक इंटरव्यू ने इंडियन क्रिकेट में आग लगा दी। देखिए होता क्या है कि आउटलुक मैगजीन मनोज प्रभाकर का एक सिंपल सा इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन बीच इंटरव्यू में मनोज प्रभाकर ने एक ऐसी लाइन बोल दी जिसने इंडियन क्रिकेट के अंदर भी मैच फिक्सिंग को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा था कि 94 सिंगर कप में एक टीममेट ने उन्हें 25 लाख रुपए का ऑफर दिया मैच हारने के लिए। और बस इतना सुनते ही पूरा वर्ल्ड क्रिकेट शॉक्ड हो गया था। कौन था ये प्लेयर जिसने मनोज प्रभाकर को 25 लाख रुपए ऑफर किए? लेकिन रियल शॉक तब मिला जब कुछ टाइम बाद फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट IS बिंद्रा ने कंफर्म किया कि मनोज प्रभाकर जिस टीममेट के बारे में कह रहे हैं वो और कोई नहीं, कपिल देव थे। इसके बाद बीसीसीआई पे प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उन्होंने एक इंक्वायरी स्टार्ट करी। बीसीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाई जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़। कई हफ्तों तक इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग और स्टेटमेंट चलते रहे, और फिर आई चंद्रचूड़ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में लिखा था कि इंडिया के अंदर लार्ज स्केल पे मैच फिक्सिंग हो रही है और इंडियन क्रिकेट के अंदर भी इनलीगल मनी सर्कुलर हो रही है, मगर मैच फिक्सिंग का सॉलिड एंड कॉन्क्रीट प्रूफ वो कभी नहीं मिला। इसके बाद इस रिपोर्ट को मीडिया को हैंडओवर किया गया, बट मीडिया ने इस रिपोर्ट को ऑफिशियली कभी पब्लिश नहीं किया। डिस्पाइट नो सॉलिड प्रूफ, फैंस, मीडिया एंड एक्स क्रिकेटर्स भी ये समझ चुके थे कि इंडियन क्रिकेट के अंदर बहुत कुछ गलत चल रहा है।
कैसा कि एक्सटॉर्शन केस ने इंडिया के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल को एक्सपोज किया। देखिए यहाँ से ये स्टोरी और ज्यादा डार्क हो जाती है, क्योंकि ये 2000 मैच फिक्सिंग स्कैंडल किसी जर्नलिस्ट या क्रिकेटर ने एक्सपोज नहीं किया था। ये पूरा एक एक्सीडेंट था। देखिए होता क्या है कि ईयर 2000 में साउथ अफ्रीका इंडिया में 2 टेस्ट और 5 ओडीआई खेलने आई थी। टीम्स मैच खेल रही थी, फैंस मैच देख रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में एक ऐसी स्टोरी चल रही थी जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उस टाइम मुंबई में एक अलग केस चल रहा था। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के आदमी सलीम हटेली ने अपोलो टायर्स एंड खन्ना ज्वेलर्स से एक्सटॉर्शन मनी मांगा, लेकिन ये बिजनेसमैन स्मार्ट निकले और बिना डरे इन्होंने ये चीज पुलिस को बता दी। इसके बाद पुलिस ने एक सिंपल सा प्लान बनाया, कॉल्स चलने दो, हम इसको ट्रैक करेंगे। और उसके बाद हर एक फोन कॉल को टैप किया गया। जब पुलिस ने ये कॉल लॉग्स ट्रैक किए तो उनको एक शॉकिंग एविडेंस मिला। जो फोन नंबर एक्सटॉर्शन के लिए यूज हो रहा था वो BSNL का था, और वो नंबर टी सीरीज कंपनी के गुलशन कुमार के भाई कृष्णा कुमार के नाम पे रजिस्टर्ड था। इस एक चीज ने पुलिस को भी कंफ्यूज कर दिया कि एक्सटॉर्शन का ये लिंक कृष्ण कुमार से कैसे है। जिसके बाद पुलिस ने कृष्ण कुमार का भी फोन टैप करना स्टार्ट किया। जब पुलिस ने कृष्ण कुमार का फोन टैप किया तब उनको पता चला कि कृष्ण कुमार का फोन वो यूज ही नहीं कर रहे थे। उनका फोन यूज कर रहा था संजीव चावला, एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन जिसके लिंक बाहर के बुकीज से थे। और सबसे शॉकिंग बात, संजीव चावला ताज होटल में स्टे कर रहे थे, जहाँ इंडिया एंड साउथ अफ्रीकन टीम्स भी स्टे कर रही थी। जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ संजीव चावला, उसको याद रखना, क्योंकि आगे चल के इंडिया में जितनी भी मैच फिक्सिंग हुई उसकी सारी जड़ संजीव चावला ही था। इसके बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को एक ड्यूटी दी कि अब से वो दिन रात फोन कॉल टैप करे और कोई भी अंडरवर्ल्ड लिंक मिले तो उसे नोट करे। पहले स्टार्टिंग के कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस 2 आदमी क्रिकेट की बात कर रहे थे कि कैच मिस हो गया, किसने कितने रन बनाए, पिच का बिहेवियर एंड ऑल, जिसमें से एक वॉइस किसी इंडियन की और एक वॉइस किसी फॉरेनर की थी। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को लगा कि ये कोई क्रिकेट फैन है जो क्रिकेट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, लेकिन इस स्टोरी में फिर आता है वो ट्विस्ट जिसने ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट को बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को हिला के रख दिया। देखिए एक दिन वही इंस्पेक्टर जो कॉल ट्रैक कर रहा था वो अपने घर पे बैठ के इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच देख रहा था। तभी उस मैच के बीच में साउथ अफ्रीकन कैप्टन हेनजी क्रोन्जे कमेंट्री बॉक्स में आते हैं और नॉर्मल बात करते हैं। और जैसे ही कांस्टेबल ने उनकी आवाज सुनी वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि फोन टैपिंग में जो फॉरेनर की आवाज सुनाई देती थी वो किसी और की नहीं, साउथ अफ्रीकन कैप्टन हेनजी क्रोन्जे की थी। इसके बाद पुलिस ने दूरदर्शन कमेंट्री और फोन टैपिंग रिकॉर्डिंग को मैच कराया और पता है रिजल्ट क्या आया। वो वॉइस 100% मैच कर रही थी साउथ अफ्रीकन कैप्टन हेनजी क्रोन्जे से। लेकिन इतने सारे प्रूफ भी इनफ नहीं थे डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए, क्योंकि इसमें 2 बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। जिसके बाद पुलिस और कॉल्स को ट्रैक करती ताकि वो और श्योर हो सके। और वो नेक्स्ट कॉल रिकॉर्डिंग में एक लाइन सुनता है, हेलो हेनजी। इस एक लाइन से ये तो कंफर्म हो गया था कि वो फॉरेनर और कोई नहीं, साउथ अफ्रीकन कैप्टन हेनजी क्रोन्जे ही है। ये क्रिकेट हिस्ट्री का पहला साइंटिफिक प्रूफ था जहाँ एक इंटरनेशनल कैप्टन बुकी से डायरेक्ट फोन पे बात कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने कॉल्स को और ज्यादा ध्यान से सुना और फिर आई वो लाइन जिसने पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी, जिसमें कल का टॉस इंडिया जीतेगा, हर्षल गिब्स एंड निक्की 20 से कम रन बनाएंगे, हर्षल गिब्स स्लो खेलेंगे और इंडिया इस मैच में 250 से कम रन स्कोर करेगा। ये सब बातें हुई थी और नेक्स्ट डे मैच में ये सब एग्जैक्टली सेम हुआ। इस मैच में इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है और 248 रन ही बना पाता है। हर्षल गिब्स एग्जैक्टली 19 रन और निक्की 14 रन पे आउट हो जाते हैं। ये सब कुछ मानो ऐसा हो रहा था कि मैच ग्राउंड पे नहीं, फोन कॉल पे डिसाइड हो रहा हो। पुलिस को ये समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक एक्सटॉर्शन केस नहीं, ये पूरा एक वर्ल्ड लेवल का मैच फिक्सिंग रैकेट है। और इस मोमेंट के बाद इंडिया की सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसमें CBI भी इन्वॉल्व हो जाता है, जहां से इंडियन प्लेयर्स के नाम ऑफिशियली आना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है 15 जून 2000, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का वो काला दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए इस टाइम पे पुलिस के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उनके पास सारे प्रूफ तो आ गए थे, लेकिन अगर वो सेम टाइम पे एक्शन लेते तो हेनजी क्रोन्जे और पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को सीरीज के बीच में डिटेन करना पड़ता, जिसकी वजह से सीरीज बीच में रुक जाती। इसलिए पुलिस ने डिसाइड किया कि वो सीरीज एंड होने का वेट करेंगे, लेकिन उससे पुलिस को एक नुकसान हो जाता है, संजीव चावला उनके हाथ से निकल जाता है। इसके बाद पुलिस ने सीरीज एंड होते ही पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को डिटेन किया और इंक्वायरी करी। स्टार्टिंग में क्रोन्जे ने साफ मना कर दिया, लेकिन प्रेशर इतना था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यस, मैंने मैच फिक्सिंग करी और पैसे लिए। I was not honest and I apologize unreservedly. CBI के सामने हेनजी क्रोन्जे ने पूरा ब्लूप्रिंट खोल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहुद्दीन ने ही उनको बुकी MK गुप्ता से मिलाया था, जिसमें क्रोन्जे का काम मैच की इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, लाइक प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन स्लो खेलेगा, कौन रन आउट होगा, कौन कितने रन बनाएगा। और जब मैच हुआ तो एग्जैक्टली वही सारी चीजें हुई, जिसमें अजहुद्दीन 1 रन पे आउट हो गए, अजय जडेजा रन आउट हो गए और मोंगिया ने जानबूझ के स्लो बैटिंग करी। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा इन्होंने डिसाइड किया था। उस टाइम पे फैंस को समझ आया कि क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, होटल रूम एंड फोन कॉल पे खेला जा रहा है। हेनजी क्रोन्जे के कन्फेशन के बाद CBI ने इन्वेस्टिगेशन को पूरे तरीके से स्टार्ट किया और इस इन्वेस्टिगेशन का सेंटर पॉइंट था बुकी MK गुप्ता।
ये बंदा कोई गैंगस्टर नहीं, एक नॉर्मल बैंक एम्प्लॉय था जो दिन के टाइम में तो अपनी जॉब करता था और बाकी बचे हुए टाइम में ये सारे काम करता था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अंडरवर्ल्ड ने एम के गुप्ता को क्यों चूज किया? क्योंकि ये स्मार्ट, एजुकेटेड और नंबर्स को समझने वाला बंदा था। एम के गुप्ता का काम लोकल और रणजी मैचेस देखना, वहां से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको पैसा एंड गिफ्ट देके अपनी तरफ लाना था। सबसे पहले उन्होंने रणजी प्लेयर अजय शर्मा को अप्रोच किया और दिल्ली एंड बॉम्बे के बीच के रणजी क्वार्टर फाइनल को फिक्स कराया, जिसके सिर्फ 1 साल बाद अजय शर्मा इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गए। और फिर वहां से उन्होंने अजय शर्मा के थ्रू मनोज प्रभाकर तक लिंक बनाए। फिर इस नेटवर्क में नवजोत सिंह सिद्धू, अजय जडेजा और मोंगिया जैसे प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया। और फिर लास्ट में एंट्री हुई कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन की। ये एक प्लेयर टू प्लेयर चेन थी जिसमें हर एक लिंक इंडियन क्रिकेट को अंदर से तोड़ रहा था। देखिए होता क्या है कि उस टाइम पे मोहम्मद अजहरुद्दीन को उनकी गर्लफ्रेंड के एक फैशन शो कराने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और ये सेम डिस्कशन वो अपने टीममेट अजय शर्मा से करते हैं। जिसके बाद अजय शर्मा ने उनको बोला कि इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो था बुकी एम के गुप्ता। सीबीआई की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके बाद दिल्ली के ताज होटल में एम के गुप्ता, अजय शर्मा और मोहम्मद अजहरुद्दीन तीनों मिलते हैं, जहां अजहरुद्दीन ने इंडिया का मैच ही फिक्स कर दिया, जिसके लिए उनको 1 करोड़ रुपए मिले। 50 लाख रुपए मैच से पहले और 50 लाख रुपए मैच के बाद में। इसके बाद सीबीआई ने सारे प्रूफ जमा किए, लाइक प्रॉपर्टी पेपर्स, कॉल लॉग्स, होटल लॉकर रिकॉर्ड्स, स्टाफ स्टेटमेंट, सब कुछ। और जब अजहरुद्दीन से इन सब चीजों के बारे में इंक्वायरी करी तो स्टार्टिंग में तो वो हर एक चीज से डिनाई कर रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये सारी बातें फालतू की है। मैं समझता हूँ कि बहुत घटिया और थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। लेकिन बाद में सीबीआई ने सारे एविडेंस उनकी टेबल पे रख दिए, लेकिन फिर भी मोहम्मद अजहरुद्दीन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उन्होंने मैच फिक्सिंग करी। तब सीबीआई ने बोला कि नेक्स्ट रूम में एम के गुप्ता बैठा है, अगर आप मना करोगे तो हम उसको बुलाएंगे, क्योंकि उसने हर एक चीज कन्फेस कर ली है। फिर जाके मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन्होंने मैच की इन्फॉर्मेशन बुकीज को शेयर करी। इस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस का क्रिकेट के ऊपर से विश्वास तक उठ गया था। देखिए जो भी मैं आपको यहाँ पे बातें बता रहा हूँ ये कोई हवाई बातें नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे रिपोर्ट्स के लिंक दिए, यू कैन गो एंड चेक। अजहरुद्दीन के सब कुछ कन्फेस करने के बाद भी सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब सारे प्लेयर्स कोर्ट से बच गए और उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली। देखिए एक्चुअली उस टाइम पे इंडिया में मैच फिक्सिंग को इंडियन लॉ के अंदर क्राइम डिफाइन नहीं किया था, ना कोई चीटिंग प्रूव हो सकती थी, ना कॉन्स्पिरेसी और ना ही कोई करप्शन एक्ट उन पर अप्लाई हो सकता था, क्योंकि करप्शन एक्ट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे अप्लाई होता है। और इसी एक इंडियन लॉ के लूपहोल की वजह से ये सारे प्लेयर्स बच गए। लेकिन बीसीसीआई ने इनको नहीं छोड़ा। इंडियन लॉ भले हेल्पलेस था लेकिन बीसीसीआई नहीं, जिसके बाद बीसीसीआई ने अजहरुद्दीन और अजय शर्मा पे लाइफ टाइम बैन और अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर पे 5 साल का बैन लगाया। और नैन मोंगिया के अगेंस्ट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलने की वजह से वो बच गए। इंडियन क्रिकेट की एक पूरी जनरेशन एक मैच फिक्सिंग स्कैंडल में डूब गई। यहाँ से फैंस को समझ आ गया था कि इंडियन क्रिकेटर्स भी कुछ पैसों के लिए मैच फिक्स कर सकते हैं। 2000s का मैच फिक्सिंग स्कैंडल सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी, ये एक ऐसा अर्थक्वेक था जिसने इंडियन क्रिकेट के नींव तक को हिला दिया था। क्योंकि जहां एक तरफ न्यूज़पेपर में अजहरुद्दीन, जडेजा और अजय शर्मा का नाम था, वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट फैंस का दिल टूट चुका था। इसके बाद स्टेडियम्स खाली होने लगे थे, लोगों का विश्वास तक उठ गया था और हर एक क्रिकेट फैन सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि क्या हर एक इंटरनेशनल मैच फिक्स होता है। और उस टाइम पे मानो ऐसा लग रहा था कि जिन प्लेयर्स को हम भगवान मानते थे वो तो रियल थे ही नहीं, वो तो सिर्फ एक इल्यूजन थे जिन्होंने कुछ पैसों के लिए कंट्री तक को बेच दिया। ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे कुछ प्लेयर्स ने पैसों के लिए इंडियन क्रिकेट तक को बेच दिया और कर डाली उस टाइम की सबसे बड़ी मैच फिक्सिंग। इंडिया के इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल पे आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज डू कमेंट। और लेजेंड्स ऑफ 90 सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, डू कमेंट। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।